हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पांडे एजुकेशन पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को। इससे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पढ़ रहे हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। प्लांट में मोस्टली लीफ में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे देखिए, हमने एक छोटा सा सेक्शन लिया इस लीफ का और उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखा। इसमें हम देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ पे हो रही है, कौन कौन सा पार्ट उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस तरीके से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है, H2O यूज हो रहा है और पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। इसी क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में हम उसी को देखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, लीफ के आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को बोला जाता है एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन एपिडर्मिस हम बोलेंगे। एपिडर्मिस दो होती हैं, अपर साइड से अपर एपिडर्मिस, लोअर साइड से होगी लोअर एपिडर्मिस। अब यहाँ पे देखिए, जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस हैं, ये एक लेयर से कवर्ड है, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जिस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं क्यूटिकल। इस क्यूटिकल का काम क्या है? इस क्यूटिकल का काम है एक्सेसिव वाटर के लॉस को प्रोटेक्ट करना। मींस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वाटर का लॉस होता है, वो पानी का लॉस ज़्यादा ना हो, यही क्यूटिकल की लेयर उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसीलिए अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस में ये क्यूटिकल की लेयर है। अब यहाँ पे देखिए, अपर एपिडर्मिस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही ग्रीन कलर के पिगमेंट क्लोरोफिल को कंटेन करता है। तो अब इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आप जो सेल्स दिख रही हैं, इन्हीं सेल्स को हम बोलते हैं मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल यही सेल हैं जहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होगी। कैसे? ये जो मीजोफिल सेल हैं, ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करेंगे। यही क्लोरोप्लास्ट कंटेन करेगा एक ग्रीन कलर के पिगमेंट क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल और क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करना। अब यहाँ पे देखिए, इस मीजोफिल सेल्स में गैप है। इन गैप को बोला जाता है एयर स्पेसेस। अगर हम देखें तो ये फर्स्ट लेयर देखिए हमने, ये सेकंड लेयर और ये थर्ड हम देख रहे हैं। इन मीजोफिल सेल्स में गैप हमें दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं एयर स्पेसेस। इनका काम क्या होता है? देखिए, हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस की इक्वेशंस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 12H2O, ये प्रेजेंस में होने वाली है सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और फॉर्म्ड होगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अब इधर देखिए, फोटोसिंथेसिस होगा मीजोफिल सेल्स में, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी, H2O रिलीज होगा। ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ये इसी एयर स्पेसेस से होते हुए आगे बढ़ रही है। और दूसरा, इन एयर स्पेसेस का और क्या काम है? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है, ये मीजोफिल सेल्स में इन्हीं एयर स्पेसेस के थ्रू एंटर कर रही है। तो ये एयर स्पेसेस का काम हो गया। अब आगे देखिए, मीजोफिल सेल्स के
नीचे आप देख रहे हैं लोअर एपिडर्मिस, लेकिन लोअर एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस जैसी नहीं है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इस लोअर एपिडर्मिस में बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं और जो स्टोमेटा का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये स्टोमेटा बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो जो एयर स्पेसेस इस ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर कर रहा है। तो अब ये कहाँ किसके थ्रू एंटर हो रहे हैं? इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू एंटर हो रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था प्लांट की लीफ में टाइनी पोल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इन गैसेस का एक्सचेंज करती है। ये लोअर एपिडर्मिस में ही प्रेजेंट होते हैं और इस तरीके से ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो भी CO2 यूज हो रही है उसको एंटर कराने का काम करेंगे और जो भी ऑक्सीजन यहाँ पे बन रही है ग्लूकोज के साथ उसको यहाँ से रिमूव कराएंगे। तो अगर हम देखें स्टोमेटा का काम क्या है? स्टोमेटा का काम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये काम है गैसेस का एक्सचेंज करना। किसका? O2 एंड CO2 का। ये हो गया। और दूसरा देखिए इस फोटोसिंथेसिस में इस ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ वाटर भी रिलीज हो रहा है। ये वाटर भी इसी स्टोमेटा के थ्रू रिलीज होता है। तो इसका दूसरा काम हो गया रिमूवल ऑफ वाटर। अब यहाँ पे देखो प्लांट के स्टोमेटा वाटर को रिलीज करता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। तो ये स्टोमेटा किस में हेल्प कर रही है? हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन। और इस तरीके से प्लांट की लीफ में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे देखिए अब ये किस तरीके से यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही है, उसको हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम दिख रहा है। ये है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर स्टोमेटा के। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये होता है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे आप देखिए ये भी एक स्ट्रक्चर्स है। स्टोमेटा का फॉर्मेशन गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल से मिलकर बना होता है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं एग स्टोमेटा इन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर गार्ड सेल और साथ में सब्सिडरी सेल से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर मैंने बताया अभी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये गार्ड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसमें एक ओपनिंग पोर होता है जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। और इस तरीके से स्टोमेटा गैसेस का एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। अब देखिए आगे हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। एक है इसमें ओपनिंग वाला स्टोमेटा और दूसरा है क्लोज्ड स्टोमेटा। अब देखिए ये किस तरीके से ओपन होते हैं और किस तरीके से क्लोज होते हैं इसको हम समझने वाले हैं। प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डे के टाइम पे होती है। तो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो स्टोमेटा ओपनिंग वाली स्टेज में होते हैं, मतलब स्टोमेटा ओपन होते हैं। और जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है तब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं।
अब यहाँ पे देखिए, और अब यहाँ पे जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाला जो काम है उसको रेगुलेट कौन कर रहा है? उसको रेगुलेट कर रहे हैं गार्ड सेल्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाले फंक्शन को रेगुलेट करते हैं गार्ड सेल। यहाँ पे डिफरेंस किसमें है? इसके स्टोमेटल पोर में। जो ओपनिंग वाला स्टोमेटा होगा उसका ओपनिंग पोर लार्ज साइज का होगा, लेकिन जो क्लोज्ड स्टोमेटा है इसका ओपनिंग पोर काफी छोटा होगा, स्मॉल साइज का होगा। और इसी को देख के हम बता सकते हैं कि जो स्टोमेटा है वो ओपन है या क्लोज है। अब ये ओपन और क्लोज कैसे होते हैं ये हमें पूरा डिटेल में फंक्शंस पढ़ना है। ध्यान दो, सबसे पहले क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो H2O रिलीज हो रही है वो क्या होगा? मीजोफिल सेल्स से सेल टू सेल ट्रांसफर होके सब्सिडरी सेल्स तक आएंगे। यहां पे सबसे पहले इन गार्ड सेल में एंटर करेंगे के पॉजिटिव आइंस। सबसे फर्स्ट में क्या होगा? के पॉजिटिव आइन गार्ड सेल में एंटर करेंगे और के पॉजिटिव आइंस के गार्ड सेल में एंटर होने की वजह से गार्ड सेल का ऑस्मैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ऑस्मैटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑस्मैटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया तो जो वाटर पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होना शुरू होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो सराउंडिंग वाली सेल है, जो सब्सिडियरी सेल्स है, वहां से एंटर करेंगे गार्ड सेल में आप H2O का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। जब इन गार्ड सेल में वाटर फिल हो रहा है तो ये गार्ड सेल धीरे धीरे स्वेलअप करने लग जाएंगी। यही स्वेलअप करेंगी तो इनका जो स्टोमेटल पोर है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी को ही हम बोलते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। जब क्या हो रहा है, के पॉजिटिव आइंस गार्ड सेल में एंटर कर रहे हैं, गार्ड सेल का ऑस्मैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो वाटर पार्टिकल का मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, और जो H2O है वो सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल में एंटर कर रही है। और इसकी वजह से गार्ड सेल का साइज बढ़ रहा है, मींस गार्ड सेल स्वेलअप कर रही है, और इसी को ही हम ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा बोलते हैं। और जब गार्ड सेल्स स्वेलअप कर जाएंगी तो ये आउटसाइड H2O को मूव करना शुरू कर देंगी, क्योंकि जो के पॉजिटिव आइंस है ये गार्ड सेल से आगे रिमूव होगा तो उसके पीछे पीछे से H2O भी रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, H2O के लिए तो ये प्रोसेस हो रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब गार्ड सेल H2O को रिमूव कर चुके होंगे, जब गार्ड सेल H2O को रिमूव कर चुके होंगे तो धीरे धीरे अब क्या हो जाएंगे, ये जो गार्ड सेल है ये श्रिंक करना शुरू हो जाएंगे। तो गार्ड सेल अब श्रिंक कर जाएंगे, तो जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, जो स्टोमेटा है वो क्लोजिंग की स्टेज में। तो यही है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब ओपन कब होंगे, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही है, जब H2O का मूवमेंट हो रहा है, के पॉजिटिव आइंस का मूवमेंट हो रहा है। स्टोमेटा क्लोज कब होंगी, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही है या फिर रिक्वायरमेंट नहीं है फोटोसिंथेसिस में, तब स्टोमेटा इस तरीके से क्लोजिंग की स्टेज में होंगे। ओपनिंग की स्टेज में स्टोमेटा स्वेलअप कर जाते हैं इनकी गार्ड सेल्स, और क्लोजिंग की स्टेज में इनके गार्ड सेल श्रिंक कर जाते हैं, और इसे ही हम बोलते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, H2O तो मूवमेंट हो रहा है, तो इन्हीं गार्ड सेल्स के थ्रू O2 एंड CO2 का एक्सचेंज भी तो होता है। तो अब यहाँ पे देखो, O2 एंड CO2 गैस मीडियम है, उनको मूवमेंट होने के लिए कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा की जरूरत नहीं होती है, वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से आसानी से एग्जिट भी कर सकते हैं और एंटर भी कर सकते हैं। यहाँ पे H2O के लिए काम करेंगे के पॉजिटिव आइंस, उन्हीं के लिए काम करेंगे के पॉजिटिव आइंस यहाँ पे
गार्ड सेल्स का ऑस्मैटिक प्रेशर इंक्रीज करेंगे, लेकिन O2 एंड CO2 के लिए कोई K पॉजिटिव आयंस काम नहीं करते, वो आसानी से अंदर बाहर जा सकते हैं डिफ्यूजन की प्रोसेस से। वो यहाँ पे जो गैसेस हैं O2 एंड CO2 का एक्सचेंज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में भी हो सकता है और ओपनिंग स्टेज में भी हो सकता है, और यही है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब आगे देखिए, हमने पूरा फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं, उसकी इक्वेशंस पढ़ चुके हैं, स्टोमेटा में किस तरीके से काम हो रहा है वो सारे कुछ पढ़ चुके हैं, कब स्टोमेटा ओपन होते हैं, कब क्लोज होते हैं, ये सारी प्रोसेस पढ़ चुके हैं। अब देखो एनसीईआरटी बुक का ये जो एक्टिविटी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। तो अब देखो जो पहली एक्टिविटी है उसको पढ़ते हैं, क्या है। एक पॉटेड प्लांट, हमें क्या लेना है, पॉटेड प्लांट की वैरीगेटेड लीव्स लेनी है। वैरीगेटेड लीव्स क्या होती हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ऐसी लीफ जो पूरा ग्रीन कलर नहीं होता पूरी लीफ का, कहीं कहीं पे ग्रीन कलर होता है और कुछ कुछ पोर्शन में कलरलेस पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं वैरीगेटेड लीव्स। जैसे मनी प्लांट एंड क्रोटन लीव्स होती है। क्या करना है, इस प्लांट को हमें डार्क रूम में रख देना है 3 डेज के लिए। क्यों ऐसा, क्योंकि जब प्लांट ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, मींस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो सारा का सारा ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर लेते, उसको स्टोर कर देते हैं स्टार्च के फॉर्म में। अगर जब प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होगा तो उस टाइम पे वो स्टार्च यूज हो जाएगा। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, इस प्लांट को 3 दिन तक डार्क रूम में रख दे रहे हैं, ताकि क्या हो जाए, उसका 3 दिन तक पूरा का पूरा स्टार्च कंज्यूम हो जाए और वो प्लांट भी सर्वाइव करे। अब आगे क्या करना है, जब पूरा का पूरा स्टार्च इसका कंज्यूम हो जा रहा है, फिर इसको सनलाइट पे रख देना है 6 घंटे के लिए। 6 आवर के लिए इसको हम सनलाइट की प्रेजेंस में रख देंगे, ताकि प्लांट फोटोसिंथेसिस फिर से करता रहे, क्योंकि पुराना वाला स्टार सारा का सारा कंज्यूम हो गया था और नई तरीके से आप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। फिर उसी प्लांट की एक लीफ को हमने कट कर देना है और फिर उसके बाद जहां जहां पे ग्रीन कलर है उसको इस तरीके से मार्क कर लेना है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। उसके बाद फिर ये जो हमने लीफ तोड़ी थी प्लांट से, उस लीफ को हमने बॉइलिंग वाटर में डाल देना है। क्यों डालना है बॉइलिंग वाटर में, क्योंकि जो ताकि लीफ काफी सॉफ्ट हो जाए, उसके अंदर की जो केमिकल रिएक्शन है वो सारी रुक जाए। फिर जब इस तरीके से प्रोसेस होनी है, बॉइलिंग वाटर से हम उसको निकाल के फिर हम उसको अल्कोहल में डिप कर देंगे और अल्कोहल में उसको बॉईल करने तक रख के रहेंगे। जब तक पूरा बॉईल ना हो जाए तब तक उसको अल्कोहल में ही हमें रहने देना है। अब क्या होगा, अल्कोहल में डालने की वजह से उसका सारा का सारा क्लोरोप्लास्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा और क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा। तो अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि अब मुझे आप बताइए कि जो अल्कोहल में डालने की वजह से लीफ का कलर कैसा हो जाएगा। लीफ का कलर कलरलेस हो जाएगा और उसके बाद जो सॉल्यूशन में हमने डिप किया है, मींस जो अल्कोहल के सॉल्यूशन में हमें डाला है, वो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, उस सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा पूरा ग्रीन। किसकी वजह से, क्योंकि लीफ में जो भी क्लोरोफिल था सारा का सारा अल्कोहल में आ गया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जब इसका पूरा टेस्ट करें, लास्ट जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हम आसानी से देख पाए। अब उसके बाद देखो हमें करना है इसका स्टार्च टेस्ट, कि प्लांट ने स्टार्च बनाया नहीं बनाया इस प्रोसेस में जब हमने इसको सनलाइट में रखा था, वो देखना है। हम स्टार्च टेस्ट के लिए लिया जाता है आयोडीन का सॉल्यूशन। अब उस अल्कोहल में डिप की हुई लीफ को हम आयोडीन के सॉल्यूशन में डाल देंगे। जब हम इसको आयोडीन के सॉल्यूशन में डालेंगे, जहां जिस पार्ट में लीफ का क्लोरोफिल होगा,
क्योंकि वैरीगेटेड लीफ है, सारा का सारा लीफ तो ग्रीन कलर का नहीं है, कुछ पोर्शन इसका ग्रीन कलर है, कुछ पोर्शन इसका कलरलेस है। तो जहां जहां पे ग्रीन कलर होगा वहां वहां पे क्लोरोफिल हुआ होगा, तो क्लोरोफिल ने सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाया होगा। तो जहां जहां पे फूड बनाया तो वो फूड स्टार्च में कन्वर्ट हुआ होगा। तो अब यहाँ पे देखो, तो जिस एरिया पे क्लोरोफिल था वो एरिया ब्लू कलर में चेंज होगा आयोडीन के सॉल्यूशन में उसको डालने की वजह से, और जो एरिया कलरलेस था, मींस जहां पे क्लोरोफिल नहीं था, वो उसी स्टेज में रहा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्टिविटी है पूरी की पूरी किसकी प्रेजेंस को दिखाती है, ये दिखाती है क्लोरोफिल की प्रेजेंस को। मींस एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। जब क्लोरोफिल होगा तब जाके वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगा, और सनलाइट की प्रेजेंस में ही प्लांट फूड का फॉर्मेशन करते हैं, मींस ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ में O2 को रिलीज करते हैं। और जब ग्लूकोज सारा का सारा यूटिलाइज नहीं करते बल्कि कुछ पोर्शन स्टोर भी करते हैं, जिसे हम स्टार्च बोलते हैं। तो इस तरीके से प्लांट में ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस देखी जाती है इस एक्टिविटी के थ्रू। अब आगे देखिए, इसी बुक में एक दूसरी एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी और है सेम वैसे ही। वहां पे हमने एक प्लांट लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अब यहाँ पे दो प्लांट को लेंगे। दो हेल्दी प्लांट्स को हमने ले लिया है, कोई भी दो प्लांट हम लेंगे, उसको 3 डेज के लिए हम डार्क रूम में रख देंगे। क्यों? ताकि उसका स्टार्च सारा का सारा कंज्यूम हो जाए, क्योंकि जब ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करा होगा तो इसने काफी स्टार्च बनाया होगा, और अब हम इसको 3 डेज के लिए डार्क रूम में रख देंगे तो सारा का सारा स्टार्च कंज्यूम हो जाएगा और प्लांट भी सरवाइव कर जाएगा। जब उसका सारा का सारा स्टार्च कंज्यूम हो जाएगा तो फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको हम सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा तो एक प्लांट की बेस पे हम एक ग्लास में KOH रख देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देंगे, और दूसरे प्लांट को वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद फिर जब हम उसमें KOH रख डाल दे रहे हैं, उसके बाद इन दोनों प्लांट्स को अलग अलग जार से हम इनको कवर कर देंगे, पूरी तरीके से हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इनको सनलाइट की प्रेजेंस में रख देंगे करीब 2 घंटे के लिए। जब हम इन दोनों प्लांट्स को सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो क्या होगा, जो फर्स्ट वाला प्लांट है, जो ए वाला प्लांट है, इसकी बेस पर हमने रखा था KOH। तो KOH क्या करता है, इसके आसपास जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्व कर लेता है। KOH का नेचर है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व कर लेगा। तो इसको कवर करा था तो इसके अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी सारा का सारा KOH ने एब्जॉर्व कर लिया। लेकिन जो दूसरा प्लांट है ये आसानी से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई KOH नहीं है, इसके अंदर जो भी CO2 है वो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा। अब हम क्या देखेंगे, इन दोनों प्लांट से एक एक लीफ को तोड़ के उनको पहले वाली प्रोसेस के थ्रू हम जिस तरीके से हमने पहली वाली एक्टिविटी में प्रोसेस अपनाई थी वही अपनाएंगे, कि पहले हम उसको बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे ताकि वो लीफ सॉफ्ट हो जाए, उसकी केमिकल रिएक्शंस रुक जाए। फिर हम उसको अल्कोहल में डिप करेंगे ताकि उसका क्लोरोफिल सारा का सारा रिमूव हो जाए, और फिर हम उसको आयोडीन के सॉल्यूशन में डालेंगे। क्या होगा जब हम इसको आयोडीन के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, इसका स्टार्च टेस्ट करने के लिए, जो ए प्लांट है इसकी लीफ में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा,
मीन्स इस प्लांट की लीफ ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे KOH रख दिया था इस प्लांट के बेस पर और उसने सारा का सारा CO2 को एब्जॉर्व कर लिया था, और CO2 नहीं तो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया, क्योंकि इसको सनलाइट मिल रही थी, क्लोरोफिल भी इसमें था, वाटर भी इसके पास था, पर CO2 नहीं थी, और बिना CO2 के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। लेकिन दूसरा प्लांट, इसमें CO2 भी थी इसके अंदर और सनलाइट भी आसानी से पड़ रही थी, तो क्लोरोफिल भी इसमें था, वाटर भी था, तो जिसकी वजह से इसने फोटोसिंथेसिस किया होगा और साथ में इसने स्टार्च बनाया होगा। जब हम इन दोनों प्लांट की लीफ में स्टार्च टेस्ट कराते हैं तो जो पहले प्लांट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता, लेकिन जो दूसरा प्लांट है उसकी लीफ ब्लू कलर में चेंज हो जाती है। तो इसीलिए ये एक्टिविटी इंडिकेट करती है कि एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए CO2 का होना बहुत ज़रूरी है। अगर CO2 नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, चाहे उसको कितना भी सनलाइट मिल रहा हो, कितना भी उसको H2O मिल रहा हो, वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं करेगा। और इस तरीके से हमारा प्लांट का न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है। आगे हम नए टॉपिक में डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन।